जैसे मैंने कहा आपने और तरीन साहब ने, क्योंकि लोग इस चीज़ के गवाह हैं, लोगों ने देखा है कि आपने काम किया है, पार्टी को बनाया है, लोग आए हैं, पैसा लगाया है, सब कुछ है। 25 जुलाई को इलेक्शंस होते हैं, गालिबन 15 दिन पहले 10 जुलाई को आपको एक नोटिस आ जाता है नैब का, फिर उसके बाद 1 अगस्त को एक और नोटिस आ जाता है, फिर पता चलता है कि जनाब उन्होंने डिसाइड कर लिया, नॉमिनेट कर दिया 17 अगस्त को बुज़दार साहब को, 19 को वो हलफ भी ले लेते हैं, 6 फरवरी 2019 को आपकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये इतनी सारी चीजें हुई कैसे हैं, और इलेक्शन के करीब करीब नोटिस आ जाना और वहीं पर बुज़दार साहब का नाम आना, ये मजबूरी क्या थी और किसकी तरफ से थी? देखें सादिया, जो पहला नोटिस मुझे आया वो मेरी जो उन्होंने नैब वालों ने बुलाया वो 26 के बाद बुलाया, 26 जुलाई के बाद। मैं 25 को MPA का इलेक्शन लड़ा, 26 को जो है वो हमारा रिजल्ट आया, और मेरे ख्याल में 28 या 29 तारीख को मुझे उन्होंने पहली दफ़ा बुला लिया, और अगले 15 दिन में मुझे उन्होंने 4 दफ़ा बुलाया। इससे पहले मैं कभी नैब के ना दफ्तर गया था, ना मुझे नैब का दफ्तर पता था, ना कभी DG का पता था, ना कभी किसी और का पता था। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं MNA का इलेक्शन हार गया और MPA का इलेक्शन जीत गया। अगर मैं MNA जीत जाता तो मैं यहाँ पे आ जाता तो मुझे नैब का कोई नोटिस ना आता। मैं MPA जीत गया, वो मुझे CM नहीं लगाना चाहते थे। अगले 15 दिन उन्होंने मुझे 4 दफ़ा नैब बुलवाया, और नैब को बुलाने के अंदर उस वक्त के जो जनरल साहब थे, जनरल फैज़, वो उसमें कलीदी किरदार था उनका, और उन्होंने जनरल फैज़ भी चाहते थे कि आप ना लगें CM। जी, वो उनको ज़ाती तौर पे तो वो ये नहीं चाहते थे, उनको तो इमरान खान साहब को खुश करना था ना, बिकॉज जनरल फैज़ जो है वो अगले आर्मी चीफ बनना चाहते थे, और उनके लिए इमरान खान का हुक्म जो था वो सब कुछ था। बट बुज़दार को CM बनाने के लिए अलीम खान को जेल भिजवाने की या नैब के नोटिस दिलवाने की ज़रूरत क्या थी? वैसे भी साइड पे कर सकते थे। उसके अलावा उनके पास ये ऑप्शन नहीं थी कि वो मुझे जो है वो वहाँ पे लोगों के सामने कह सकते कि ये आप इसको हट जाएं और ये कर दें। तो मैंने उनको जाके खुद भी ऑफर की। मैं इमरान खान साहब के पास 2-3 दफ़ा गया, और मैंने उनको कहा कि जी आप मुझे सेंटर में बुला लें, मैं यहाँ पे बुज़दार साहब के नीचे काम नहीं कर सकता, और ये शख्स जो है ये इस काबिल नहीं है। वो आइडियोलॉजी जिसके लिए हमने 10 साल ज़लील व ख्वार हुए हैं, हम सड़कों पे रहे हैं, हमने धरने दिए हैं, हमने एहतजाज किए हैं, हमने जलसे किए हैं जिस तरह से हमने मेहनत की है, उसके बाद अगर बुज़दार ही लगाना था तो मैं उनसे पूछता था कि इससे बेहतर तो वो लोग थे जो इससे पहले यहाँ पे लगे हुए थे। तो आपकी ये जो पूरी आइडियोलॉजी थी, आपने पूरा जो जिसके लिए कौम को मुतहरिक किया था वो बुज़दार के लिए और फ़र्क होगी के लिए था। जुमा बाज़ार लगा हुआ था, 3 करोड़ रुपया लेती थी DC के लगाने का, 4 करोड़ रुपया लेती थी कमिश्नर लगाने का, और फिर DC को और कमिश्नर को ये कहती थी कि आपने 6 महीने के लिए लगे आप। अच्छा। अगर आपने ये 6 महीने को कंटिन्यू, इसके बाद कंटिन्यू रहना है इसी सीट पे, तो मजीद किस्त, अगली किस्त आएगी। मतलब ये कोई हाल था इमरान खान? तो ये वजह है कि हर कुछ दिनों के बाद हम देखते थे कि कोई वजारत का सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, कभी कोई चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहा है। 8 चेंज हुए हैं, एक सेक्रेटरी, बिल्कुल 8 सेक्रेटरी चेंज हुए हैं। हर जगह जहाँ पे वो समझती थे कि यहाँ पे बंदा उनकी मर्जी का नहीं है, उसको तब्दील करा देते थे। जो उनके साथ पार्टनर इन क्राइम बनता था, जो उनके साथ रिश्वत के अंदर अपनी दिहाड़ियाँ लगा लेता था, वो वहाँ रहता था, दूसरा चेंज हो जाता था। अलीम खान साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने फरागोगी का जिक्र किया, हम हर दूसरे रोज़ हुकूमती लोगों से भी सुन रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से करप्शन हुई। क्या वजह है कि उनको वापस लाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई होने पे, या फिर साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया का बार बार जिस तरीके से जिक्र किया जाता है, या फॉर दैट मैटर खुद चेयरमैन PTI का, क्यों उस तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी? तो बहुत अफसोस की बात है कि क्यों नहीं हुई। हुकूमत को चाहिए था कि वो सिर्फ ये जो आज़म खान साहब को आज उन्होंने पकड़ा है, अगर ये मेरे ख्याल में वो बाकी लोगों को भी पकड़ लेते, सिर्फ उस्मान बुज़दार को पकड़ लें, और उस्मान बुज़दार को अगर आप 1 घंटा इंटेरोगेट करें, वो सारा कुछ बता देगा। कितने पैसे उसने कहाँ कहाँ पे दिए हैं, किसके ज़रिए देता रहा है, कहाँ कहाँ पे देता रहा है। उस्मान बुज़दार तो अपना कमीशन रख के बाकी आगे भिजवाता होता था, उसका काम तो एज अ कोरियर एजेंट था, तो वो तो वसूली करता था और आगे भिजवा देता था। तो उस्मान बुज़दार को इतनी थोड़ी उसकी कोई लियाकत थी, हार्वर्ड का ग्रेजुएट था, कि उन्होंने उसको लियाकत के ऊपर जो है वो 4 साल रखा CM। मुझे आज पहली दफा पता चला कि आपके हिस्से मज़ाक भी बहुत अच्छे। उन्होंने जिस कमाल के ऊपर उसको रखा है वो तो यही था ना कि एक नालायक तरीन और करप्ट तरीन आदमी हो, ताकि हम उसको कहें बाय दिन है तो दिन है, बाय रात है तो रात है, और जो हम कहें इन्वेस्टिगेशन हो तो सब वो उगल देंगे, सब कुछ दे देगा। वो तो अभी 1 घंटे के लिए भी नहीं अंदर गया, तो उसको आप जरा 1 दिन अंदर रखें, पता लग जाएगा सब कुछ। तो पता क्यों नहीं करे? जानबूझ के लाइक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है क्या? है जो नहीं कर रहे उनको मेरे ख्याल में करना चाहिए। जो उस्मान बुज़दार है वो मेन उसका
जो करप्शन हुई है उसका किरदार है वो, और फराह गोगी जो है वो जो भागी हुई है, आप उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाएं और उससे पूछें कि क्या क्या कुछ होता रहा। ये इमरान खान ने जो लिबादा ओढ़ा हुआ है, ये जो शराफत का और ईमानदारी का और कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो लोग आएँ और उनके सामने उनको आप चैनल्स के ऊपर डायरेक्ट लेके आएँ और वो बताएं कि वो कैसे कैसे पैसे देते रहे और किस किस के घर पहुंचते रहे और उसका क्या कुछ हुआ। उस वक्त के जो ISI चीफ थे उन्होंने इमरान खान को यही कहा था ना कि आपके घर में जो है वो रिश्वत का माल पड़ा हुआ और आपके घर में जो आपकी मिसेज हैं वो ये पैसे वसूल कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने, हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो इस वक्त के आर्मी चीफ है, उन्होंने सिर्फ यही कहा था जिसकी वजह से उन्होंने उनको हटा दिया। तो मेरे ख्याल में इस बयान 300 एकड़ जमीन का उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है, वो खान साहब का, और तरीन साहब का कहा कि वो शुगर केसेस उनके बहुत ज्यादा। जी हाँ, वो शुगर केसेस में इमरान खान के साथ जितने लोग बैठे हुए थे, अगर शुगर की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ जहांगीर तरीन की जो फैक्ट्री है सिर्फ उसकी कीमत बढ़ती है, बाकी सारे सस्ती चीनी बेच रहे थे और जहांगीर तरीन की जो मिल है वो महंगी शुगर बेच रही थी। मेरी 300 एकड़ की वो बात करते हैं, वो 300 एकड़ जो मेरी ज़मीन है, ये वो ज़मीन है, ये वो सोसाइटी है जो मैंने 2010 में बनाई थी और 2012 में मेरे वालिद की तदफीन के ऊपर इमरान खान साहब वहाँ मौजूद थे, उसी सोसाइटी में मौजूद थे और उसी के लिए वो मुझे कहते हैं कि 2018 में जब वो वज़ीर आज़म बन गए कि मैंने सिर्फ 300 एकड़ के लिए। इमरान खान साहब को तो ये भी पता नहीं है कि वो सोसाइटी थी कितने एकड़ों की। ये जो सोसाइटी जो मैंने इस्लामाबाद में बनाई है, ये इमरान खान साहब ने मुझे ख़रीद के दिलवाई थी और इसके ऊपर इनका एक दोस्त है मुबशर साहब और इनके एक दोस्त है जिनका नाम है उमर फारूक उर्फ गोल्डी। गोल्डी साहब लेके आए थे जिनका शेप्स है और वो गोल्डी साहब मेरे पास मुबशर साहब को लेके आए थे कि इमरान खान साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा दोस्त है और उससे ज़मीन ले लो। और ये मैंने जो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट बनाया ये उसी ज़मीन के ऊपर बनाया। इमरान खान साहब को ये बातें करने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि ये जो ज़मीन बेचते हुए उन्होंने मुझे कहा था, ये कहा था कि ये इस शख्स के पास पैसे नहीं है, तुम ले लो, इसको रिलीफ चाहिए। और मैं उस वजह से इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट बनाया, वरना मैं तो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में बना भी नहीं रहा था। ये लाहौर की 300 एकड़ ज़मीन जो है, ये 3000 एकड़ में से ये 300 एकड़ ज़मीन का मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो ज़मीन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि मैंने प्राइवेट इंडिविजुअल से ख़रीदी थी। और अब वो ज़मीन का स्टेटस ये है कि वो मुझे कहते थे कि अलीम खान अपना असर इस्तेमाल करके एक ग्रीन ज़मीन को ब्राउन करवाना चाहता। बस ये इल्ज़ाम था मेरे पे, ठीक है। ये नहीं था कि मैंने सरकारी ज़मीन ले ली है या मैंने लोगों से ज़बरदस्ती ले ली है या हथियाली है या वहाँ पे बदमाशी से ले लिया है। ये कहते थे कि उसका स्टेटस तब्दील करना चाहता। जबकि इमरान खान साहब ने उस सारी रिवर बेल्ट की सारी ही ज़मीन का स्टेटस खुद तब्दील कर दिया बाय गिविंग इट टू रूडा। रूडा क्या है? एक रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि वो सारी ज़मीन जो कि रिवर के साथ साथ है, वो सारी ज़मीन ही ग्रीन थी, उस सारी को अब वो ब्राउन करके वहाँ एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं।